गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा और दिल्ली पुलिस की तैयारी में आप लोग जी जान से जुटे हुए होंगे। जितने भी बच्चे आज के सेशन में मेरे साथ लाइव जुड़ते जा रहे हैं, एक बार फटाफट बता दीजिएगा ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है, सब कुछ परफेक्ट है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जहां पर हम पढ़ रहे थे अपने भारत के अंदर उद्योगों के बारे में। और मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई भारत के अंदर पहला जो कारखाना है सूती वस्त्रों का, वो 1818 में खोला गया था, जो कि असफल रहा था। सफल कारखाना बच्चों मुंबई के अंदर कवासजी डेबर के द्वारा स्थापित किया गया था। ऐसे ही बच्चों हम बात करें तो लोह इस्पात का जो पहला कारखाना है वो 1870 के अंदर, ठीक है। हालांकि हम बात करें यहां पर जो बच्चों सफल कारखाना है वो 1874 1874 के अंदर आप लोगों को याद रखना है, 1874 के अंदर, ठीक है। बाकी मैंने आप लोगों को अलग अलग उद्योग के कारखाने बता ही दिए थे। ऊनी वस्त्र उद्योग हम पढ़ चुके थे। अब बच्चों हम बड़े बड़े उद्योगों को फटाफट कवर करते हैं, ठीक है, और फिर एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ट्रांसपोर्ट। हेडिंग डालिएगा, लो इस्पात उद्योग। बच्चों हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे आयरन स्टील इंडस्ट्री। आयरन स्टील इंडस्ट्री, ठीक है। बच्चों हम बात करें तो पहला जो सफल कारखाना है आपसे कोई पूछ ले कि पहला सफल कारखाना, तो बेटा सभी को पता होना चाहिए कि लो इस्पात का पहला जो सफल कारखाना है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। पहला जो सफल कारखाना है बेटा वो 1874 में कुल्टी नाम की जगह के ऊपर, कुल्टी बच्चों पश्चिम बंगाल में है, बराकर आयरन वर्क्स के नाम से स्थापित किया गया था। बराकर आयरन वर्क्स के नाम से बच्चों इसकी स्थापना की गई थी 1874 के अंदर, 1874 के अंदर, ठीक है। हम बात करेंगे 1889 के अंदर बच्चों इसका नाम बदल कर दिया गया बंगाल आयरन एंड स्टील, बंगाल आयरन एंड स्टील लिमिटेड के नाम से बच्चों 1889 के अंदर, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, इसका नाम बदल कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं 1907 की। अब हम दो तरीके से बच्चों ये फैक्ट्री पढ़ेंगे, एक तो स्वतंत्रता से पहले, आयरन स्टील कारखाने। तो स्वतंत्रता से पहले हम बात करेंगे बच्चों, तो स्वतंत्रता से पहले मतलब 15 अगस्त 1947 से पहले कौन कौन से लौह इस्पात के कारखाने अपने देश के अंदर बच्चों चला करते थे। उसमें सबसे पहले आप लोगों को एक नाम मैं 1874 में बता ही चुका हूं बच्चों। दूसरा आपको ध्यान रखना है 1907 में, वर्ष 1907 के अंदर साक्ची नाम का स्थान, साक्षी स्थान के ऊपर बच्चों, और साक्षी नाम का जो स्थान है ये झारखंड के अंदर है, ठीक है। 1907 में साक्षी नामक स्थान के ऊपर सवर्ण रेखा नदी के किनारे
जमशेद टाटा जी के द्वारा बच्चों स्टैब्लिश कर दिया जाता है, स्थापित कर दिया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बताइएगा भाई जमशेद टाटा जी ने कहां पर ये आपका लो इस्पात का पहला कारखाना स्थापित किया था? साक्ची नामक स्थान पर। और बेटा इसको हम बोलते हैं टिस्को। टिस्को, टिस्को की फुल फॉर्म क्या होगी? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो आपसे पूछ ले कि टिस्को की स्थापना किसने की थी? जमशेद टाटा जी ने। और बेटा ये जो 1907 के अंदर स्थापित किया गया था, ये निजी क्षेत्र का भारत में स्टील का पहला कारखाना था। निजी क्षेत्र का मतलब है प्राइवेट सेक्टर। निजी क्षेत्र का मतलब है यहां प्राइवेट सेक्टर। तो निजी क्षेत्र का भारत में बच्चों ये प्रथम कारखाना था जो जमशेद टाटा जी के द्वारा बेटा स्थापित किया गया था 1907 के अंदर। ठीक है। हम बात करेंगे 1918 में। 1907 के बाद आपको ध्यान रखना है बेटा 1918। वर्ष 1918 के अंदर इसको की स्थापना होती है। इसको की फुल फॉर्म क्या होगी? इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। इसको हम बोल देंगे इसको। ठीक है। तो 1918 में इसको इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी की बच्चों क्या हुई? स्थापना हुई। और ये कहां पर? बरनपुर के अंदर। बेटा बरनपुर नाम की जगह कहां पड़ती है? पश्चिम बंगाल में। तो 1907 के बाद आपको ध्यान रखना है बरनपुर पश्चिम बंगाल के अंदर 1918 के अंदर बच्चों इसको नाम से एक और स्टील का जो कारखाना है वो स्थापित किया गया था। ठीक है। 1923 के अंदर हम बात करते हैं। फटाफट नोट करो, नोट करने के बाद डन लिखिएगा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद भाई, जितने भी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं। क्लास रुक रही है तो एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा बेटा, रिफ्रेश कर लीजिएगा। ठीक है। 1918 के बाद नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है 1923। 1923 के अंदर भद्रावती, भद्रावती नाम की जगह है बेटा कर्नाटक के अंदर। भद्रावती कर्नाटक के अंदर मैसूर आयरन एंड स्टील। बच्चों वर्तमान में इसे बोलते हैं विश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड। ठीक है ना बच्चों? इसको शॉर्ट फॉर्म में VISL के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो छोटा नाम होगा वो क्या होगा? VISL। क्या होगा? VISL। ठीक है। 1923 के अंदर बच्चों ये आपका सार्वजनिक क्षेत्र का पहला कारखाना है। एक निजी क्षेत्र होता है, एक सरकारी क्षेत्र होता है, एक आपका सार्वजनिक क्षेत्र होता है। तो ये आपको याद रखना है, सार्वजनिक क्षेत्र का बेटा प्रथम कारखाना। तो आपसे कोई पूछ ले कि भारत के अंदर स्टील और लोहे का सार्वजनिक क्षेत्र का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो आप बोलेंगे
ये भद्रावती कर्नाटक के अंदर बेटा स्थापित किया गया था। याद रखोगे? बिल्कुल याद रखेंगे, चलेगा। तो आजादी से पहले अपने भारत के अंदर आयरन और स्टील के ये कारखाने होते थे। अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता के बाद। स्वतंत्रता के बाद बेटा, स्वतंत्रता के बाद हम बात करेंगे, ये जो आयरन और स्टील के कारखाने हैं ये दूसरी, तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान ज्यादा स्थापित हुए थे। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। बच्चों क्या किए गए थे? ये स्थापित किए गए थे। ठीक है। तो आजादी के बाद हम देखेंगे कि बच्चों दूसरी पंचवर्षीय योजना जो उद्योगों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से ही बच्चों शुरू की गई, उसका मुख्य उद्देश्य ही शुरू करने का ये था कि हमें उद्योगों को भारत के अंदर क्या है, बढ़ाना है। और बच्चों इसी दिशा में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, बोकारो के अंदर। कहां पर बेटा? बोकारो के अंदर। और बोकारो कहाँ है? झारखंड के अंदर। ठीक है। हाँ, तो ये तीसरी आपकी पंचवर्षीय योजना है। इससे पहले हम दूसरी के अंदर बात कर लेते हैं, बोकारो को बाद में पढ़ेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं राउरकेला। राउरकेला स्टील प्लांट। बेटा राउरकेला जो स्टील प्लांट है ना, ये दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही स्थापित किया गया था। और दूसरी पंचवर्षीय योजना जो चली थी बेटा, वो 1956 से लेके 1961 तक चली थी। तो 1956 से 1961। ठीक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान राउरकेला नाम का जो स्टील प्लांट है, ये उड़ीसा राज्य के अंदर स्थापित किया गया। और सहयोग जो है, आपसे यदि एक साल पूछ ले कि भाई योजना नहीं, हमें स्थापना वर्ष बताइएगा, तो बेटा इसका स्टेब्लिशमेंट ईयर होगा 1959, 1959। ठीक है। आपसे ये पूछा जाएगा कि ये कौन से देश के सहयोग से प्लांट स्थापित किया गया था, तो आपको बोलना है जर्मनी देश के सहयोग से। जर्मनी देश के सहयोग से, सहयोग से। ठीक है ना। आप बच्चों छोटी सी ट्रिक बना लेना ऐसे कि भाई जो स्टील का काम करता है, इसका मतलब वो बाजार पे राज करता है। तो राज करता है तो बेटा रा से राउरकेला, और जैसे क्या याद रख लेंगे, जर्मनी। कौन से देश के सहयोग से इसे स्थापित किया गया था? जनवरी देश के सहयोग से इसे, जर्मनी देश के सहयोग से इसे स्थापित किया गया था। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे भिलाई की। भिलाई स्टील प्लांट। भिलाई स्टील प्लांट बच्चों छत्तीसगढ़। आपसे ये पूछा जाएगा कि भिलाई स्टील प्लांट कौन से राज्य में है? छत्तीसगढ़ में। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किसके सहयोग से, तो आप बोलेंगे सोवियत संघ के सहयोग से। किसने सहयोग किया था? सोवियत संघ ने, यूएसएसआर ने। ठीक है। तो सोवियत संघ के सहयोग से बच्चों इसे भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित किया गया। तीसरे नंबर पे बेटा हम बात कर लेते हैं भिलाई के बाद दुर्गापुर की। दुर्गापुर स्टील प्लांट। और ये दुर्गापुर जो स्टील प्लांट है बेटा, ये कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। दुर्गापुर स्टील प्लांट यदि आपसे कोई पूछ ले कि किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था, तो याद रखिएगा बेटा ब्रिटेन देश के सहयोग से। ठीक है। तो ब्रिटेन के सहयोग से इसे क्या किया गया था? स्थापित किया गया था दुर्गापुर स्टील प्लांट को।
दुर्गापुर स्टील प्लांट को, ठीक है ना, याद रखोगे, बिल्कुल याद रखेंगे, ठीक है ना। तो बेटा ये भी आपका 1959 के अंदर, 1959 के अंदर स्थापित किया गया था, और ये भी 1959 के अंदर। तो इसका मतलब योजना कौन सी होगी, दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हम स्टील के 3 बड़े प्लांट यहां पर बच्चों देखेंगे भारत में। एक राउरकेला जर्मनी देश के सहयोग से, भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ के अंदर यूएसएसआर के सहयोग से, और दुर्गापुर जो स्टील प्लांट है पश्चिम बंगाल के अंदर, वो ब्रिटेन के सहयोग से, ब्रिटेन के सहयोग से, ठीक है। अब हम बात करेंगे दुर्गापुर के बाद चौथा जो प्लांट है बच्चों, बोकारो। ये 1964 के अंदर तीसरी जो हमारी पंचवर्षीय योजना थी, उस दौरान बच्चों बोकारो के अंदर स्टील प्लांट स्थापित किया गया था। तो याद रखना है, बोकारो स्टील प्लांट। ठीक है, कहां पर है बच्चों, ये झारखंड के अंदर। आपसे कोई पूछे कि भाई स्थापना वर्ष, स्टैब्लिशमेंट ईयर कौन सा होगा, तो बच्चों बोकारो स्टील प्लांट की जो स्थापना है वो 1964 में की गई। और उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो ये जरूर याद रखिएगा, कई बार कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन वो पूछ लेता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना भारत में की गई थी। तो राज्य तो याद हो जाता है, तो पंचवर्षीय योजनाएं आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़ोगे, है ना। तो बेटा यहाँ पर भी याद रखें थोड़ा बहुत कि ये तीसरी पंचवर्षीय योजना, क्योंकि दूसरी मैंने 61 तक बताई है, 56 से लेके 61 तक, फिर 5 साल 61 से लेके 66 तक बेटा तीसरी पंचवर्षीय योजना चलेगी, है ना। और इसको स्थापित करने में सहयोग किया था किसने, सोवियत संघ ने, जिसको हम यूएसएसआर बोलते हैं, जिसके बच्चों टुकड़े कर दिए गए थे, जिसमें सबसे बड़ा टुकड़ा हम रूस पढ़ते हैं, के सहयोग से, ठीक है ना। इसके अलावा और भी हमारे स्टील के प्लांट हैं, जैसे बच्चों हम बात करेंगे सलेम, सलेम स्टील प्लांट। बेटा ये कहाँ है, तमिलनाडु के अंदर। सलेम स्टील प्लांट भारत के अंदर कौन से राज्य में होगा, तमिलनाडु के अंदर होगा गुरुजी, ठीक है ना। हाँ, इसको कई सेलम बोल देते हैं, बाकी ये है सलेम, क्या है बेटा, सलेम है, याद रखोगे, बिल्कुल। उसके बाद आपको ध्यान रखना है विशाखापट्टनम स्टील प्लांट। तो विशाखापट्टनम कहाँ है, आंध्र प्रदेश के अंदर। तो आपसे कोई पूछ ले कि भाई विशाखापट्टनम स्टील प्लांट कहाँ है, तो आप लोग बोल देंगे आंध्र प्रदेश के अंदर। विशाखापट्टनम के बाद याद रखिएगा बच्चों, पाराद्वीप स्टील प्लांट। अब पाराद्वीप कहाँ है बच्चों, ये है आपका उड़ीसा के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट एक याद रख लीजिएगा, ईएसएसएआर स्टील प्लांट। बच्चों ये हाजीरा नाम की जगह के ऊपर है, हाजीरा गुजरात में। ये सारे के सारे स्टील के प्लांट आप लोगों को भारत के अंदर पता होने चाहिए, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, ठीक है। बेटा इंग्लिश में ही बोलते हैं सटील, हिंदी में तो इस्पात बोलते हैं, मैंने हिंदी में तो कहीं लिखा ही नहीं है, ठीक है ना। तो सटील इंग्लिश का ही वर्ड है, हिंदी में इस्पात बोलते हैं। और देखो मैंने कहीं पर भी नहीं लिख रखा इस्पात, सारा इंग्लिश में लिख रखा है, तो सटील को सटील ही बोलोगे तुम, चलेगा बेटा। अब हम बात करेंगे एल्यूमिनियम इंडस्ट्री की, एल्यूमिनियम उद्योग की। एल्यूमिनियम उद्योग, तो फटाफट हेडिंग डालिएगा, एल्यूमिनियम उद्योग।
अब बच्चों एल्यूमिनियम उद्योग आपको भारत में कहाँ नजर आएगा? जहां पर एक तो बॉक्साइट और एक कोयला, क्योंकि मेरे दोस्त हम बात करें तो एल्यूमिनियम हमेशा वहीं पर प्राप्त होता है जहां पर बॉक्साइट हमें प्राप्त होगा, क्योंकि एल्यूमिनियम जो होता है ये बच्चों बॉक्साइट के गलाने से प्राप्त होता है। जब बॉक्साइट को हम गलाएंगे, गलाने से प्राप्त होगा। और आपको ये पता होना चाहिए कि बॉक्साइट को जब हम गलाएंगे तो बॉक्साइट जो गलेगा उसको गलाने के लिए कोयले की आवश्यकता होगी। बॉक्साइट को गलाने के लिए बेटा किसकी आवश्यकता होगी? तो बॉक्साइट को गलाने के लिए कोयले की आवश्यकता होगी। तो यहां से आप लोग समझ चुके होंगे कि हमेशा एल्यूमिनियम उद्योग वहां पर ही कामयाब होंगे जहां पर कोयला और बॉक्साइट बच्चों प्रचुर मात्रा में भरे नजर आएंगे, ठीक है ना। तो एल्यूमिनियम उद्योग वहीं पर होंगे, उन भारत के क्षेत्रों में होंगे जहां पर बॉक्साइट और कोयला प्रचुर मात्रा में होंगे। बच्चों इसका जो पहला कारखाना है ना, एल्यूमिनियम का पहला जो कारखाना है वो 1937 के अंदर जेके नगर में स्थापित किया गया था बेटा। जेके नगर, आसनसोल। और ये आसनसोल नाम की जगह पड़ती है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पड़ती है? पश्चिम बंगाल में। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एल्यूमिनियम का पहला कारखाना कहाँ स्थापित बच्चों किया गया था? तो आप बोलेंगे आसनसोल के अंदर स्थापित किया गया था, ठीक है ना। और इस कारखाने का नाम जो रखा गया था वो रखा गया था इंडाल्को। तो फटाफट एक बार नोट कीजिएगा। सर आप हरियाणा से हो ऐसा लगता है। बेटा हरियाणा से हूँ, लगता नहीं बल्कि हूँ, ठीक है ना। हाँ तो मैं हरियाणा से ही हूँ। आप लोग कहाँ से हो सारे के सारे? एक बार थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिएगा। हाँ बेटा मैंने आपको बताया 1870, तो मैंने ये भी बताया था कि वो एसफल था। उसके बाद अच्छे तरीके से जो कारखाने ने काम करना स्टार्ट किया था, जिसका नाम भी मैंने आज आप लोगों को बताया है। तो ये जो पहला कारखाना है एल्यूमिनियम का 1937 के अंदर, इसका नाम क्या रखा गया? इसका नाम रखा गया इंडाल्को। तो 1937 इंडाल्को। इंडाल्को की फुल फॉर्म क्या होगी बेटा? इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी, ठीक है। और ये कंपनी जो बच्चों स्थापित की गई जेके नगर के अंदर, वो कनाडा देश के सहयोग से। कौन से देश के सहयोग से? कनाडा देश के सहयोग से इसे स्थापित किया गया था, ठीक है। याद रखोगे? बिल्कुल याद रखेंगे, चलेगा। उसके बाद बच्चों आपको ध्यान रखना है हिंडाल्को। इंडाल्को के बाद बच्चों हम बात करें वर्ष 1958, 1958,
स्थापना की जाती है हिंडाल्को की। अब हिंडाल्को का मतलब क्या होगा बेटा? हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी। ठीक है ना? और ये आपका स्थापित हुआ रेनकूट नाम की जगह के ऊपर। और बेटा रेनकूट नाम की जगह है उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। आपसे कोई पूछ ले कि भाई ये किसके सहयोग से स्थापित हुआ था बेटा, तो आपको बोलना है यूएसए के सहयोग से। ठीक है ना? तो ये जो आपका स्थापित किया गया था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के सहयोग से बच्चों हिंडाल्को की स्थापना 1958 में उत्तर प्रदेश के रेनकूट नामक स्थान पर की गई थी। उसके बाद आपको ध्यान रखना है मैसूर एल्यूमिनियम कंपनी। उसके बाद मैसूर एल्यूमिनियम कंपनी। और बेटा ये मैसूर नाम की एल्यूमिनियम कंपनी जो है ये स्थापित की गई मैटूर के अंदर। और मैटूर नाम की जगह कहाँ है? तमिलनाडु में। मैटूर के अंदर हमने एक डैम भी पढ़ा था, मैटूर डैम, कावेरी नदी के ऊपर, तमिलनाडु के अंदर, है ना? तो वहीं पर मैसूर नाम की कंपनी है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, हम बात करेंगे उसके बाद 1965 की, 1965 की। और 1965 के अंदर आपको ध्यान रखना है एक और एल्यूमिनियम की कंपनी जिसका नाम है बाल्को। 1965 के अंदर याद रखना है बाल्को। इसको बोलेंगे हम भारतीय एल्यूमिनियम कंपनी। भारतीय एल्यूमिनियम कंपनी। तो ये नाम आप शॉर्ट फॉर्म में याद रख लो तो अच्छी बात है। जैसे हमने पढ़ा इंडाल्को, फिर हिंडाल्को, फिर बच्चों बाल्को, भारतीय एल्यूमिनियम कंपनी। तो आपसे कोई पूछ ले कि भारतीय एल्यूमिनियम कंपनी तो 1965 के अंदर स्थापित की गई थी, ये कहाँ पर? तो आप बोलेंगे कोरबा नाम की जगह के ऊपर। बेटा कोरबा नाम की जो जगह है ये कहाँ है गुरुजी? छत्तीसगढ़ में। और कोरबा छत्तीसगढ़ के अंदर ये एल्यूमिनियम कंपनी किसके सहयोग से? यूएसएसआर के सहयोग से, या हिंदी में बोल देंगे सोवियत संघ के सहयोग से इसे स्टैब्लिश किया गया था। इसके सहयोग से बेटा, सोवियत संघ के सहयोग से इसे स्थापित किया गया था भारत के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना? उसके बाद हम बात करेंगे 1981 की, 1981 की। 1981, 1981 आपको ध्यान रखना है नालको। इसकी फुल फॉर्म होगी नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी। और बेटा नेशनल एल्यूमिनियम जो कंपनी है नालको, ये याद रखेंगे आप, दामन जोड़ी नाम की जगह पड़ती है उड़ीसा में। तो नालको है बच्चों दामन जोड़ी के अंदर, इंडालको जो है वो जेके नगर के अंदर, हिंडालको जो है वो रेनकूट के अंदर, और बालको जो है बच्चों वो कोरबा छत्तीसगढ़ के अंदर आप लोगों को ध्यान रखना है। याद रख लोगे? बिल्कुल याद रख लेंगे। बेटा ये जो दामन जोड़ी उड़ीसा के अंदर स्थापित की गई नालको नाम की एल्यूमिनियम की बहुत बड़ी कंपनी, ये कौन से देश के सहयोग से? फ्रांस देश के सहयोग से। तो आपसे कोई पूछ ले कि भाई कौन से देश के सहयोग से, तो आप बोलेंगे फ्रांस देश के सहयोग से इसे स्थापित किया गया था। ठीक है ना भाई?
ठीक है ना। अब हम बात करते हैं बच्चों, एक थी माल्को 1965 के अंदर, एक और याद रख लीजिएगा, माल्को। कौन सी कंपनी याद रखेंगे बेटा? माल्को याद रखेंगे, ठीक है ना। और माल्को की जो स्थापना है वो कौन से देश के सहयोग से? इटली देश के सहयोग से। ठीक है। बात करें ये माल्को कहाँ, तो आपको बोलना है गुरुजी ये चेन्नई के अंदर। ठीक है। और लास्ट याद रखेंगे बच्चों वेदांता। क्या याद रखेंगे? वेदांता। 1976 1976 के अंदर बच्चों वेदांता। वेदांता एल्यूमिनियम। ठीक है। बेटा झारसुगुड्डा नाम की जगह पड़ती है, झारसुगुड्डा नाम की जगह पड़ती है जहां पर इसको स्थापित किया गया था। और याद रखें कौन से देश के सहयोग से बेटा? जर्मनी देश के सहयोग से। तो जर्मनी देश के सहयोग से हमने राउरकेला स्टील प्लांट पढ़ा था। और अब हम बात करेंगे वेदांता नाम की जो एल्यूमिनियम की कंपनी है बच्चों, वो झारसुगुड्डा के अंदर जर्मनी देश के सहयोग से स्थापित की गई थी। ठीक है ना। यहां तक याद कीजिएगा फटाफट बच्चों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फटाफट मेरे दोस्त आप लोग बताइएगा मेरे को कि यहां तक चीजें क्लियर हो चुकी हैं। सर जी ये मालको क्या है? बेटा ये मालको बता रहा हूँ भाई, बता रहा हूँ। बेटा मालको लिख तो रखा है। ये मालको जो है कहाँ गया भाई? हाँ ये मालको जो है ये यही है, मैसूर। ठीक है ना, ये मैंने दोबारा लिख दिया। तो इसको तुम, हाँ ये मैसूर है, मैसूर। मैसूर एल्यूमिनियम कंपनी। दो बार रिपीट हो गया ये ना, इसी को मालको बोलते हैं। ठीक है ना। हाँ। ये मैटूर तमिलनाडु के अंदर है। कहाँ है बेटा? मैटूर तमिलनाडु के अंदर है। नालको क्या है? नालको नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी है बेटा। तो ये सारे के सारे शॉर्ट फॉर्म से ही तो फॉर्म फुल फॉर्म बन रही है बच्चों। सर जी ये वेदांता एल्यूमिनियम बेटा ये पड़ता है आपका उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा। ठीक है। याद रखोगे सारे के सारे उद्योग, चलेगा। अब हम बात करते हैं बेटा जूट उद्योग की। किसका जिक्र करेंगे हम? जूट उद्योग का हम जिक्र करेंगे। ठीक है। कल हमने जूट उद्योग पढ़ा था 1855 के अंदर, रिसरा नामक स्थान के ऊपर बेटा सबसे पहले जूट का कारखाना स्थापित किया गया था। तो हेडिंग डालिएगा जूट इंडस्ट्री। यानी कि जूट उद्योग।
याद रखिएगा, प्रथम कारखाना 1855 में रिसरा नाम की जगह पश्चिम बंगाल में। जूट आपकी एक खरीफ की फसल है बेटा। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जूट को हम क्या बोलते हैं, गोल्डन फाइबर बोलते हैं। सोने का रेशा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? सोने का रेशा बोलते हैं, ठीक है। बच्चों हम बात करें तो जूट उत्पादक राज्य जो हैं, जूट प्रोड्यूसर देश जो हैं, कंट्री, बच्चों वो कौन से हैं? वो बांग्लादेश और भारत है। बांग्लादेश और भारत, ठीक है। भारत में जूट उत्पादक राज्य का मैं जिक्र करूं, जूट प्रोड्यूसर स्टेट इन इंडिया, भारत में जूट उत्पादक राज्य बच्चों होगा पश्चिम बंगाल, ठीक है। आपसे पूछ ले कि जूट किंग के नाम से किसे जाना जाता है, जो जूट के बहुत बड़े व्यापारी हुए। तो हमारे हरियाणा का एक बहुत तगड़ा व्यापारी हुआ है जूट का, जो पूरे भारत में जूट किंग के नाम से जाना गया है। पश्चिम बंगाल में ही इसका जूट का साम्राज्य फैला हुआ था। और ये हैं बच्चों सेठ छज्जूराम। तो सेठ छज्जूराम को कहा जाता है जूट किंग ऑफ इंडिया, ठीक है। ये हरियाणा के भिवानी जिले से बच्चों संबंधित थे। भिवानी जिले के अंतर्गत एक गांव आता है अलखपुरा गांव। चलेगा। अब हम बात करेंगे यहाँ बच्चों जूट के व्यापार को अच्छे तरीके से चलाने के लिए भारतीय जूट निगम, इंडियन जूट कॉरपोरेशन, ठीक है, इंडियन जूट कॉरपोरेशन की स्थापना जो है वो 1971 में की जाती है। बच्चों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जूट के व्यापार को आसान बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना की जाती है 1984 के अंदर। तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन, इंटरनेशनल जूट ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन, इंटरनेशनल जूट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना बेटा की जाती है 1984, ठीक है। आपसे कोई पूछ ले कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है भाई, अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो आप बोलेंगे हेडक्वार्टर है इसका ढाका में। ढाका बांग्लादेश के अंदर, ठीक है। बच्चों जूट उद्योग के बाद आप लोगों को याद रखना है चीनी उद्योग, ठीक है ना। शुगर इंडस्ट्री, चीनी उद्योग। आपको ये पता होना चाहिए बेटा चीनी उद्योग के बारे में कि सूती वस्त्र के बाद ये कृषि के ऊपर निर्भर, सूती वस्त्र के बाद कृषि पर आधारित दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। खेतीबाड़ी के ऊपर आधारित सबसे बड़ा उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। लेकिन आपसे कोई पूछ ले कि भाई सूती वस्त्र के बाद खेती के ऊपर आधारित, क्योंकि
खेतों के अंदर गन्ना उगाएंगे तभी तो चीनी बनेगी बच्चों, ठीक है। और गन्ने का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? यूपी में। गन्ने का सबसे ज्यादा उत्पादन बेटा कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। तो आपसे मैं पूछूं कि चीनी मिलों की संख्या सबसे ज्यादा कहाँ है? चीनी मिलों की संख्या सबसे ज्यादा है बेटा महाराष्ट्र में। अब बोलोगे गुरुजी ये क्या करवा रहे हो? चीनी मिलों की संख्या सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में, ठीक है। क्यों है चीनी मिलों की संख्या सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में? क्योंकि बच्चों प्रति हेक्टेयर गन्ने का उत्पादन सबसे ज्यादा, प्रति हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होते हैं, तो प्रति हेक्टेयर गन्ने का उत्पादन सबसे ज्यादा महाराष्ट्र करता है। लेकिन गन्ने का कुल उत्पादन सबसे ज्यादा यूपी में है। तो प्रति हेक्टेयर का मतलब 2.5 एकड़। यहाँ पर बच्चों पूरी की पूरी जमीन को नहीं, बल्कि हमें 2.5 एकड़ जमीन को लेके चलना है। और 2.5 एकड़ जमीन में हम देखें तो बच्चों उत्तर प्रदेश की तुलना में महाराष्ट्र के अंदर गन्ना ज्यादा होता है। तो प्रति हेक्टेयर गन्ने का उत्पादन सबसे ज्यादा महाराष्ट्र। ठीक है। वैसे गन्ना सबसे ज्यादा कहाँ है? यूपी के अंदर। तो बच्चों सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य भी कौन सा होगा? यूपी होगा, क्योंकि गन्ने का उत्पादन सबसे ज्यादा यहाँ है। यूपी होगा। ठीक है। आपसे कोई पूछ ले कि पहला चीनी का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? प्रथम शुगर मिल। तो बेटा हमने पढ़ा था कल 1840। बेतिया नाम की जगह हमने पढ़ी थी बिहार में। तो बेतिया बिहार के अंदर सबसे पहला चीनी का कारखाना स्थापित किया गया था, लेकिन यह कारखाना चला नहीं था। तो बेटा ये क्या रह गया था? एसफल रह गया था। ठीक है ना। तो ये कारखाना क्या रहा बेटा? एसफल। तो सर जी पहला सफल कारखाना फिर? तो बच्चों आपसे कोई पूछ ले कि प्रथम सफल कारखाना, यहाँ चीनी अच्छे से नहीं तैयार हो पाई, फिर पहला सफल कारखाना 1903 के अंदर मडोरा नाम की जगह है बच्चों बिहार में ही। तो 1903 में फिर चीनी का पहला सफल कारखाना स्थापित किया जाता है। ठीक है ना। यहां तक चीजें क्लियर हुई? फटाफट बताएगा बेटा। चीनी उद्योग के बाद हम बात करते हैं सीमेंट उद्योग की। चीनी उद्योग के बाद चर्चा करेंगे हम सीमेंट इंडस्ट्री की। ट्रांसपोर्ट तो मेरे को लगता है कल ही शुरू होगा बेटा, आज तो नहीं होगा शुरू। क्योंकि मेरा मन कर गया कि मैं आपको एक एक बात यहां से क्लियर करवा दूं। सीमेंट उद्योग, आपसे कोई पूछ ले कि सीमेंट की खोज किसने की थी? तो बच्चों सीमेंट की खोज की थी जोसेफ आस्पादिन ने। ठीक है। सीमेंट का विश्व में पहला जो कारखाना बच्चों स्थापित किया गया था, विश्व में प्रथम कारखाना बच्चों वो 1824 के अंदर
पोर्टलैंड नामक स्थान के ऊपर, और पोर्टलैंड नाम की जगह पड़ती है इंग्लैंड में। तो यहाँ सीमेंट का पहला कारखाना स्थापित किया गया था। ठीक है, लेकिन हम अपने भारत के अंदर चर्चा करें तो बेटा भारत के अंदर पहली फैक्ट्री सीमेंट की 1904 के अंदर, कहाँ पर? तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, तमिलनाडु के अंदर। तो भारत में प्रथम कारखाना बेटा 1904, तमिलनाडु, और उसकी राजधानी चेन्नई। चेन्नई तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, मैं आप लोगों से पूछूं बच्चों कि सबसे ज्यादा जो सीमेंट के कारखाने हैं वो भारत के अंदर कौन से राज्य में हैं? और जहां सीमेंट के कारखाने ज्यादा हैं तो बच्चों वही राज्य सीमेंट उत्पादन में पहले नंबर पे होगा। तो सबसे ज्यादा सीमेंट कारखाने, तो आपसे कोई पूछ ले कि सबसे ज्यादा सीमेंट के कारखाने बेटा कहाँ है, तो आपको बोलना है आंध्र प्रदेश के अंदर। तो आंध्र प्रदेश ही भारत के अंदर सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य है। ठीक है, सीमेंट उद्योग के बाद हम बात करेंगे फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की। उर्वरक उद्योग की। बच्चों भारत में पहला सुपर फास्फेट जो कारखाना है, भारत में प्रथम सुपर फास्फेट कारखाना, ये 1906 के अंदर, याद रखना पड़ेगा आपको, रानीपेट नाम की जगह पड़ती है तमिलनाडु में। रानीपेट नाम की जगह पड़ती है तमिलनाडु में, वहां पर बच्चों ये पहला सुपर फास्फेट कारखाना स्थापित किया गया था। हम बात करेंगे केरबको जो यूरिया प्लांट है, जो अमोनिया गैस के ऊपर निर्भर करता है बच्चों। अमोनिया को आप NH3 लिखते हो, अमोनिया गैस के ऊपर आधारित है ये। तो यहाँ पर गैस की सहायता से यूरिया तैयार होता है। तो केरबको का जो बच्चों यूरिया तैयार होता है, ये आपका प्लांट है हाजीरा नाम की जगह के ऊपर, और हाजीरा नाम की जगह है बच्चों गुजरात के अंदर। ठीक है, एक आपको ध्यान रखना है किसान यूरिया। और बेटा किसान यूरिया प्लांट जो है वो है पानीपत में। पानीपत हरियाणा। ठीक है भाई, सर ये एग्जाम में नहीं आएगा। तो बेटा तेरे को थोड़ी पता है, तेरे को पता होता तो अभी तक बेरोजगार थोड़ी रहता। ठीक है, अब तेरे को यदि ये सारा ही पता है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, तो तू फटाफट एक बार बता दे, मैं सभी बच्चों को बता दूंगा कि मैथ में क्या आएगा, रीजनिंग में क्या आएगा। ठीक है, वो 100 क्वेश्चन फटाफट टाइप कर दे जो पेपर में आने वाले हैं। तो फिर बाकी हम क्यों पढ़ रहे हैं, सिर्फ 100 ही क्वेश्चन पढ़ के चले जाते, अपने को ये पता होता कि यही आएगा, है ना। है बच्चों, तो ये सारे के सारे उद्योग आप लोगों को क्या है बेटा, ध्यान रखने हैं, सारे के सारे आप लोगों को ध्यान रखने हैं। ठीक है ना।
बिल्कुल भाई बिल्कुल ठीक है। इसके बाद आपका 1914 के अंदर पोरबंदर में भी एक सीमेंट का कारखाना स्थापित किया गया था। वर्ष 1914 वाला भी याद रख लेना, याद रखो तो अच्छी बात है, वर्ष 1914। सीमेंट कारखाना पोरबंदर। तुम तो इतने कॉन्फिडेंस से बोल देते हो कि यार ये नहीं आएगा। जैसे मेरे को लगता है कि पेपर बनाने वाला तुम्हारे आस पड़ोस का ही है या कोई रिश्तेदार ही है जो तुम्हें बता देता होगा कि भाई साहब ये नहीं आएगा। ऐसा है क्या? है भाई? पेपर बनाने वाला कोई रिश्तेदार है क्या? या कोई आस पड़ोस से हो बच्चों कि सुबह शाम तुम लस्सी वगैरह मांग के लेके आते होंगे, दूध वगैरह लेके आते होंगे, तो पेपर तैयार तुम करते हुए उसको देख लेते होंगे, और तुम्हें देख लेने से पता चलता होगा कि यार ये क्वेश्चन तो डाल ही नहीं रखा है जो हम पेपर दे के आएंगे उसमें। चलेगा भाई, अच्छी बात है फिर। विजय कुमार, बहुत अच्छी बात है। टाइम पे लग गया, बहुत अच्छी बात है, वरना अभी तेरे को यही पढ़ने पड़ते। कंपटीशन इतना तगड़ा हो रखा है। चलेगा बेटा, अब हम बात कर लेते हैं कुछ अन्य उद्योगों की। फटाफट हेडिंग डालिएगा, अन्य उद्योग। कुछ अन्य प्रमुख उद्योग भी आपको याद रखने हैं। जैसे बच्चों आपसे पूछ ले कि भारत के अंदर इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है, तो याद रखना है इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री। कोच का मतलब डिब्बे होता है बच्चों। ये पेराम्बूर में है, और पेराम्बूर नाम की जगह है बेटा तमिलनाडु में। नेक्स्ट याद रखना है व्हील एंड एक्सल। ठीक है बेटा, ये बेंगलोर के अंदर, यानी कि रेलगाड़ी के जो आपके पहिए आपको नजर आएंगे लोहे के बच्चों, वो कहाँ पर? बेंगलोर कर्नाटक के अंदर। तो वही लैंड एक्सेल पॉइंट जो होगा बच्चों, वो आपका बेंगलोर में होगा। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर उद्योग। तो सिलिकॉन वैली आप किसको बोलते हो? बेंगलोर को। तो सॉफ्टवेयर उद्योग बच्चों आपका बेंगलोर। ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछ ले कि रेल कोच फैक्ट्री। तो बेटा रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला। कपूरथला कहाँ? पंजाब के अंदर। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है खेल का सामान। जो भी खिलाड़ी खेलते हैं बच्चों, तो खेल के सामान के लिए कौन सा क्षेत्र फेमस है? जालंधर। पंजाब। आपसे कोई पूछ ले कि हौजरी उद्योग। हौजरी उद्योग मेरे दोस्त ये आपका लुधियाना। लुधियाना पंजाब। ठीक है। पित्तल का या पित्तल के ताले उद्योग। तो बेटा पित्तल के जो ताले हैं
उसके लिए जाना जाता है अलीगढ़। अलीगढ़ यूपी। नेक्स्ट हम बात करेंगे कांच उद्योग। फिरोजाबाद यूपी। फिरोजाबाद यूपी किसके लिए फेमस है बच्चों? कांच उद्योग के लिए फेमस है। बिल्कुल 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 भाई। हसन, बिल्कुल बिल्कुल खरगोश की तरह पढ़ा रहा हूँ, हाँ। तो बेटा खरगोश की तरह ही पढ़ना पड़ेगा। हालांकि रेस कछुआ ही जीतता है ना हसन? जो तू लिख रहा है बेटा, उस कहानी का अंत भी देखना कि कछुआ ही जीतता है, खरगोश तो बीच में सो जाता है। ठीक है ना? नेक्स्ट हम बात करेंगे मारुति उद्योग की। बेटा मारुति उद्योग कहाँ पर है? गुड़गांव। गुरुग्राम हरियाणा। हम बात करेंगे हथकरघा उद्योग। जो हाथों से बच्चों चीज तैयार होती है उनको हथकरघा बोलते हैं। हथकरघा उद्योग पानीपत का सबसे बड़ा है। पानीपत को इसीलिए बुनकरों का शहर, वीवर सिटी भी बोलते हैं, हैंडलूम सिटी भी बोलते हैं। ये भी हरियाणा में है। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों ट्रैक्टर उद्योग। उत्तर भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर फरीदाबाद, हरियाणा के अंदर। नेक्स्ट है बच्चों अशोक लीलैंड कंपनी। अशोक लीलैंड कंपनी, ये चेन्नई के अंदर है। तो हरियाणा रोडवेज की बस में आप लोगों ने बैठ के देखा होगा, तो बच्चों हरियाणा रोडवेज की बस कौन सी कंपनी की है? अशोक लीलैंड कंपनी की है। ठीक है, ये कंपनी कहाँ है बेटा? चेन्नई के अंदर है अशोक लीलैंड, आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है ना? आपने टेम्पो, बजाज के टेम्पो बच्चों देखे होंगे सड़कों के ऊपर चलते हुए। तो बजाज टेम्पो लिमिटेड जो है ये पुणे के अंदर है। कहाँ है बेटा? ये पुणे के अंदर है। ठीक है। तो इसी के साथ हमारा उद्योग जो चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ। और अब हम इंडियन ज्योग्राफी में लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे बच्चों, कल उसको शुरू करेंगे। 3 या 4 दिन में वो आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसका नाम होगा ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, भारत में परिवहन। और उसके बाद हम वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैं आपको सातों के सातों महाद्वीप पढ़ाऊंगा, फिर एटमॉस्फेयर हम पढ़ेंगे, महासागर हम पढ़ेंगे, और सौरमंडल, ब्रह्मांड, कोस्मोस हम पढ़ेंगे। ठीक है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ेंगे। तो 10 से 12 दिन के अंदर फिर आपका वो वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला जो पार्ट है, या 15 दिन में आपका कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। तो चलेगा बच्चों, थैंक यू। तो लास्ट आप 16-17 दिन का सिलेबस और मान के चलिएगा। तो 16-17 दिन के अंदर कंप्लीट ज्योग्राफी जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशियंट होगी, वो कंप्लीट हो जाएगी। होजरी का मतलब होता है जैसे हम लोअर टी शर्ट वगैरह, है ना, ये सारे के सारे होजरी में आते हैं। हाँ बिल्कुल, मेरठ, मेरठ भी आपका खेल के सामान के लिए जाना जाता है, यूपी का जो मेरठ है। ठीक है। लेकिन जालंधर एक पुराना बच्चों खेल के सामान का क्षेत्र है जालंधर। ठीक है ना? हालांकि अब मेरठ भी है, मेरठ के अंदर भी खेल का सामान जो है वो बड़े स्तर पे तैयार होता है, बनता है।